के हमारे साथ सैयद कासिम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे चर्चा करेंगे। मायावती दिल्ली के चुनाव में उनकी एंट्री हो चुकी है। सैयद जी बहुत बहुत नमस्कार आपका और स्वागत। मायावती दिल्ली के चुनाव में एंट्री कर गई हैं। 69 कैंडिडेट्स उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के इस दल को आप? शुक्रिया अनुराधा जी, पहली बार दिल्ली तक पे बैठने के लिए। देखिए, ऐसा है कि कल मायावती यहाँ से लखनऊ से वापस गई हैं। आकाश आनंद भी, चूंकि जो दिल्ली के प्रभारी हैं, वो भी लखनऊ में थे और साथ वापस गए हैं दोनों लोग, और आज ये सूची आ गई। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये सूची पूर्व की बहुजन समाज पार्टी की सूचियों से अलग है। इसमें जो नाम दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट बहुजन समाज पार्टी के या तो कार्यकर्ता है या नेता है या बहुजन समाज पार्टी के एक्टिव लोग हैं। इस 69 की सूची है। 70 कैंडिडेट घोषित हुए, एक का नाम सूची में छूट गया। मेरी दिल्ली बात हुई तो मैंने जाना उनसे, उनका नहीं 70 की सीट हो गई है, उसका एक टिकट जो है उसका कुछ कमी थी कागज में पूरी के लिए। खैर, बहुजन समाज पार्टी के पिछले चुनाव में 70 सीट पे 67,000 वोट मिला था। अब आप सोचिए कि 70 सीट 67,000 वोट, यानी एक सीट पे 1,000 का भी एवरेज नहीं था, और कहीं अगर 1,000 था तो दूसरी सीट पे जो है फिर वो 700 और 600 वोट था। ये उस दिल्ली की बात है जिस दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक और 14% वोट भी हुआ करता था। तो शायद बहुजन समाज पार्टी को लगा कि हम अपने पुराने ढर्रे से थोड़ा वापस आए, क्योंकि नितिन सिंह जो वहां के नए प्रभारी हैं, जो केंद्रीय प्रभारी लगाए जाते हैं, पहले वहां रामजी गौतम थे, उसके बाद अशोक सिद्धार्थ थे, लेकिन वर्तमान में नितिन सिंह है, वो आकाश आनंद के साथ है। शायद उनको ये लगा कि हम अपने जो वोट बैंक है उसे जितना इंक्रीज कर पाए, बढ़ा पाए, क्योंकि 0.25% के करीब वोट रहा है पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का। तो अब 2020 में 0.5%, उसके बाद अब उनको 70 सीटों के जो उम्मीदवार हैं, देखने में ये लगता है कि उम्मीदवार ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी के लोग हैं। तो अपने मूल वोटर्स को संजोना, बचाना एक चीज है। अनुराग जी, इसमें एक चौंकाने वाली चीज और है। अगर आप देखें, सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, ओखला है, ये मुस्लिम सीटें हैं, मतलब सब वहां पे मुसलमान लड़ाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ये भी एक चौंकाते हैं ये टिकट। जैसे लक्ष्मी नगर है, लक्ष्मी नगर में मुस्लिम कैंडिडेट शायद बीएसपी का अकेला है, ना आम आदमी पार्टी का मुस्लिम है, ना कांग्रेस का मुस्लिम है। तो ये कुछ टिकटों में कुछ देखभाल के तो देने की कोशिश की गई है। बड़े नाम जरूर नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है, अभी मैं दिल्ली में था, तो मैंने जो महसूस किया बीएसपी के लोगों से बात करने के बाद, तो मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इस कोशिश में है कि अपने वोट प्रतिशत को फिलहाल बढ़ाया जाए, क्योंकि इस लड़ाई में जिसमें कांग्रेस भी मौजूद है वो मजबूती से लड़ रही है। जैसा दिल्ली तक लगातार चला रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी तक कूद गए हैं, और जिस तरह से हॉट टॉक है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच, सीधी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो केजरीवाल उसका जवाब देते हैं कि हमको कांग्रेस बचानी है, हमको देश बचाना है, और लोग उसका जवाब देते हैं कि आप देश बचाना है कि शीश महल बचाना है। ये सारी चीजें हम लोग इस चुनाव में देख रहे हैं। तो अब बी टीम का टैग भी हटा हुआ है बीएसपी से फिलहाल, चूंकि कांग्रेस मौजूद है और देश की तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। देखना बीएसपी की लिस्ट देखने के बाद ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना पैटर्न बदला है। जो बहुजन समाज पार्टी में किताबों का चलन था, किताबों से दूर जाती हुई इस लिस्ट में दिखाई दे रही है बसपा। अनुराधा जी, दिल्ली में चुनाव है, ये सबको पता है, और दिल्ली के चुनाव कब होते हैं ये भी सबको पता है। ये मायावती की नींद अब जाकर खुली है। दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आप बिल्कुल नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करने की आखिरी डेट है उस दिन आपकी नींद टूटी है। आप दिल्ली चुनाव में लगातार तमाम दलों की ओर से लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरा गया, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कथित शराब घोटाले मामले में वो जेल गए, कहीं मायावती नजर नहीं आती दिल्ली में। जब चुनाव बिल्कुल एन मौके पर आ गया है तब वो अपनी लिस्ट जारी कर रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्या जो दलित वोटर हैं या जो पिछड़े वोटर हैं उनको साधने के लिए, या फिर क्योंकि वो वोटर आमतौर पर, सामान्य तौर पर माना जाता है कि या तो आम आदमी पार्टी का वोटर है या वो वोटर जो है कांग्रेस का है, वहां पर सेंधमारी के लिए मायावती ने ये लिस्ट जारी कर दी। अनुराधा जी, देखिए, ऐसा है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ती है। केरल में भी पूरी सीटों पे लड़ती है, उड़ीसा में भी पूरी सीटों पे लड़ती है, कर्नाटका में भी लड़ती है। ऐसे में दिल्ली वो राज्य जहाँ उनको 14% वोट मिला हो, जहाँ उनके 2 विधायक रहे हों,
और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बीएसपी का वोट अगर बीएसपी से निकला है तो वो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा गया है। स्पेशली अनुसूचित जात में वाल्मीकि समाज का वोट जो है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में, अपने पाले में किया है। ये भी सही है कि कांग्रेस उसकी दूसरी पसंद है, पहली पसंद देश में है, दिल्ली में दूसरी पसंद है। पंजाब में उनकी सरकार है, तो पंजाब में भी उनका बीएसपी का बड़ा आधार हुआ करता था। आज बहुजन समाज पार्टी वहां पे 2% से नीचे आ गई है, जहां उनका नेता विपक्ष और 2-2 सांसद होते थे। आम आदमी पार्टी ने वहां भी उनका वोट खाया। उस दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जो है बीएसपी के बाद, जब बीएसपी के 2 विधायक और 14% होता, उसी के फौरन बाद आई है। 12 में बीएसपी के अच्छा प्रदर्शन था, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई। आम आदमी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को खाली कर दिया एक तरह से। जो शायद बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपना वोट, जो उनका अपना वोट है, उसको वापस लाने की, और ये खतरा बहुजन समाज पार्टी में जो मंडरा रहा है अनुराधा जी, वो है राष्ट्रीय दल की मान्यता पर उसके खतरा है, बाप पे तलवार लटक रही है। तो अब अगर वो अपना वोट प्रतिशत नहीं बढ़ाती है राज्यों में होने वाले चुनाव में, तो ये जो 25 के बाद जो समीक्षा करेगा आयोग, तो वो हाथी निशान पर खतरा मंडरा रहा है। उसको देखते हुए उनको लगा है कि अब हम अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू जाएं, क्योंकि बाहर से प्रत्याशी जो दिए जाते थे उसके नतीजे में वो नाराज होकर कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। तो अगर उनके बीच का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कम से कम अपने समाज का, अपने पार्टी का, या जो कमिटेड वोटर है, जो कोर वोटर है, जिसे जाटो या दूसरी नाम दिया जाता है, उसको रोकना और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना, ये बहुजन समाज पार्टी का पहला एजेंडा दिखाई देता है इस लिस्ट के बाद, और उसी तरफ काम करती हुई दिखाई देती। वरना हाथी जो निशान है उस पे खतरे की तलवार पूरी तरह लटक रही है। अब दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यही 5 राज्य में चुनाव होने, तो इन राज्यों में अगर बसपा अपने मूल को, अपने आधार को, अपने वोट को वापस नहीं लाती है, तब फिर आरपीआई, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी थी, उसकी मान्यता खत्म हो गई थी। ये हाथी निशान आरपीआई कर रहा, जो काशी राम 84 में जब बसपा बनाते हैं, इस हाथी निशान को अपने पास लेके आते हैं, उसी तरह इनका हाथी भी जा सकता है। ये खतरा इनसे ये काम करवा रहा है। 2008 में बीएसपी के 14.5% वोट हुआ करते थे और 2 सीटें होती थी। 2008 के बाद जो दिल्ली में हुआ, 2011 का वो अन्ना आंदोलन, उसके बाद 2013 में चुनाव, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बना ली, और 2015 के बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। वन साइडेड आम आदमी पार्टी सबको क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दी, 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें लेकर आई। आप जो बात कर रहे हैं सईद साहब की, मायावती के सामने एक अलग तरीके का चैलेंज है, देश में उनकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उनकी आइडियोलॉजी को लेकर एक क्राइसिस है, और उस क्राइसिस से वो स्ट्रगल भी कर रही है और ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। जब आपके सामने एक क्राइसिस की सिचुएशन है तो फिर आपका सक्रिय होना बड़ा जरूरी है। वो सक्रिय तो नहीं नजर आती मायावती की। मायावती निष्क्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे देश में मायावती एक रैली करके वहां से वो अपना उनको लगता है कि हमने पूरा चुनाव लड़ लिया। दिल्ली में थोड़ा सा अलग दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में आकाश आनंद को उन्होंने लगाया। आकाश आनंद सिर्फ और सिर्फ मीटिंगें, चौपालें और रैलियां और करते रहे, और जिसके नतीजे में वहां देखा गया कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ भी गया थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, रुक भी गया, जो गिरता हुआ प्रतिशत था। वरना देश के जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत गिर रहा था। दिल्ली में भी उन्होंने जब ये अमित शाह के बयान पर जो प्रदर्शन हुआ, आकाश आनंद जब गए पहली बार वहां पर कोंडली में, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मुद्दों पे घेरा, मतलब शिक्षा पे, रोजगार पे, इस तरह के भाषण होने लगे। वो दिल्ली जहां पर सिर्फ जो है शीश महल और प्रधानमंत्री आवास के कमरों की बात हो रही थी, आकाश आनंद ने उसको थोड़ा डाइवर्ट किया। तो मायावती को लगा होगा कि ठीक है, अगर मैं नहीं हूं तो आकाश सही, आकाश जो है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी कम होती जा रही थी दिन ब दिन। सोशल मीडिया पे जब जाइए तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का युवा बहुत ज्यादा बेचैन था। आकाश की 3 रैलियां हो चुकी हैं, मीटिंगें हो चुकी हैं, पब्लिक मीटिंग हो चुकी है, अमित शाह वाली मिला के। मुझे लगता है कि मायावती दिल्ली पहुंच चुकी हैं, और अब वो आज सूची जारी होने के बाद आकाश आनंद को इन सभाओं के लिए झोंकेंगी, और उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना वोट शेयर बचाना, बढ़ाना, इस पे फोकस है। और इसीलिए ये लिस्ट जो है, इसमें आपको हैवी वेट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के वर्कर, पदाधिकारी, पुराने लोग जो बहुजन समाज पार्टी में जमाने से जिंदाबाद कर रहे हैं,
उनको बसपा ने टिकट दिया है। और अगर आकाश आनंद अगर सभाएं उनकी लगती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को उन्होंने दिल्ली में प्रभारी बना रखा है, वो उसमें चाहे वो आपके पूर्व कारागार मंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो हों, या लक्ष्मण सिंह हो, या नितिन हो, या सुजीत सम्राट युवा है वो हों, इस तरह से लोगों को लगाया हुआ अलग, कोई 16 सीट, कोई 14 सीट, कोई 13 सीट, कोई 12 सीट पे प्रभारी है। और वो कैडर कैंप का आयोजन पिछले 3-4-5 महीनों से चल रहा था। तो बसपा ने अभी फोकस जो किया है वो अपने मूल को टटोलना, अपने मूल को वापस लेना उनका टारगेट है। मुझे लगता है उसी तरफ जो है बढ़ती हुई बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में दिखाई दे रही। अनुराधा जी, क्या इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम जो घोषित किए हैं, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं? क्योंकि आप भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास ही बीएसपी का वोटर गया है, कांग्रेस का वोटर भी आम आदमी पार्टी के पास गया है। अगर जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं, दिल्ली में चर्चा चल रही है कि जितनी मजबूत कांग्रेस होगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और उतनी ताकत जो है वो बीजेपी की बढ़ेगी। देखिए ऐसा है कि अब तो ये राजनीति में ये तो देखा ही नहीं जाता है ना कि हमारे लड़ने से कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ऐसा होता तो गोवा में जाके अरविंद केजरीवाल न लड़े होते, गुजरात में अरविंद केजरीवाल न लड़े होते, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल न लड़े होते, जहां जहां ये गए और कांग्रेस हारी। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती कि बसपा और कांग्रेस के लड़ने से केजरीवाल को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। दिल्ली राजनीति के में चुनाव अपना में तो ये फायदा, बात हो रही है, दिल्ली के चुनाव में राजनीति, लगातार यही चर्चा है। बस देखिए राजनीति में तो ये आदमी अपना फायदा देखता है ना। तो अब अपना नुकसान करके, अभी आप दिल्ली का सिर्फ देख रही हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने दीजिए, कांग्रेस बिहार का आने दीजिए। कांग्रेस अब जो है उसको 29 से पहले किसी की जरूरत है नहीं। 29 तक कांग्रेस की जरूरत है। अगर ऊपर दिल्ली में कुछ आप ऊपर नीचे कर भी लीजिए तो कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को 29 तक जरूरत नहीं है। और कांग्रेस जो है वो वैसे भी मोदी कम और क्या कहते हैं अडानी ज्यादा करती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस जहां लगातार सरकार में रही, शीला दीक्षित इतने सालों तक मुख्यमंत्री रही, उस दिल्ली को और केजरीवाल को पहली बार समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने की गलती की। तो अपनी गलती सुधारने का काम कांग्रेस कर रही है। और बसपा के लिए मैंने कहा कि बसपा के लिए केजरीवाल जिंदा रहते हैं या मरते हैं राजनीति में उससे मतलब नहीं है। उनको अपना हाथी निशान बचे आए और उनका भविष्य जो है बचे, उस पर उनका फोकस है। और इसीलिए ये सीट, ये जो टिकट्स हैं, ये कार्यकर्ताओं के हैं, पदाधिकारियों के, उनके अपने करीबी लोगों के हैं और वो अपने साथ वो वोट ला सकते हैं। अब उससे अरविंद केजरीवाल का अगर नुकसान होता है तो ये अरविंद केजरीवाल की किस्मत जाने। अनुराधा जी, अच्छा चलिए, बीएसपी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन बीएसपी के लड़ने से बीएसपी को कितना फायदा होगा दिल्ली में? अब दोबारा से उनको अपना संगठन मजबूत करना है, दोबारा से उन्हें दिल्ली में अपने आप को खड़ा करना है, अपनी जमीन तैयार करनी है। देखिए बीएसपी को फायदा पहली नजर में टिकट जारी होने के बाद से दिखाई दे रहा है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी जहां पे है दिल्ली में 0.78% वोट का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहां पे खड़ी है बसपा। तो अगर वो 2.5-3% भी खींच ले जाती है, और वो खींचता हुआ दिख रहा है, वो मतलब ये सूची बता रही है। मैं बीएसपी को 1992 से कवर कर रहा हूँ, 92 से, और 40 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए। तो मैंने जो देखा है बहुजन समाज पार्टी की जो स्ट्रेटजी रहती थी टिकट में, ये जो है 2002 के बाद से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस बार कार्यकर्ताओं पर फोकस है इन टिकटों में। जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, 70 में 7-8 टिकट आप छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा नाम नहीं है जिस पर यह शक किया जा सके कि ये कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन सईद साहब एक बात ये भी है ना कि बीएसपी का जो संगठन है वो दिल्ली में टूटा है, उसमें बिखराव हुआ है, नेता पार्टी छोड़कर गए हैं और उसके बाद से बड़ा ही बीएसपी का जो दिल्ली में पूरा संगठन है उस वो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में बीएसपी के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस बचते? जाहिर तौर पर अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें दो चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक तो ये कि कार्यकर्ताओं को अगर टिकट दी जाएगी तो कार्यकर्ता जितना दम लगाएगा उतना शायद वो नेता ना लगा पाए जिन्हें मालूम है कि शायद जीत हार तक ना पहुंच पाए, बहुत पीछे रह जाए, जमानत भी जब्त हो जाए। लेकिन कार्यकर्ता को जब जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसमें ताकत लगाता है। दूसरी बात ये जो समझ में आ रही है कि 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही एक संदेश दे दिया है बीएसपी ने कि हमारे लिए दिल्ली भी बड़ा जरूरी है और हम हर सीट पर उतरेंगे।
देखिए अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्यकर्ता अपने लिए ताकत लगाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है अपने लिए नहीं पार्टी के लिए लड़ता है। और जो पार्टी में कैंडिडेट आके लड़ते हैं वो कैंडिडेट तो अपने लिए लड़ते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के उन शर्तों के साथ जो टिकट लेके आता है तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज होता है, कि वो मालूम है कि दिल्ली में अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो वो उसको मैनेज जहां से होता है वहां के हिसाब से चुनाव होता है। ये हम लोगों ने बहुत बहुत से चुनाव में देखा है। हमने हरियाणा में देखा, हमने राजस्थान में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों पे देखा, जहां प्रभारी जो है वो अपने इंतजाम के हिसाब से टिकट कर लेता था। इस बार जो धर्मवीर अशोक से लेके ये जितने प्रभारी थे जो उत्तर प्रदेश से जाके लगाए गए थे, देखिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, बसपा का मतदाता जो है ना, वोटर, अगर उसका कैंडिडेट लड़ता हुआ दिखा तो वो उसे वोट करता है। और यही एक चीज मायावती को मतलब सिर्फ टिकट देके इत्मीनान दिलाने वाली पोजीशन में रखती थी। अब उनके पास हैंड के तौर पे अगर आकाश आनंद उनको मिल गए हैं, नितिन युवा है मिल गए हैं, या धर्मवीर अशोक को उन्होंने दिल्ली की 16 सीटों पे लगा रखा है, उसके अलावा जो लक्ष्मण सिंह है, कोई पूरा दिल्ली का इंचार्ज नहीं है। 5 प्रभारी, किसी के पास 10 सीटें हैं, किसी के पास 14, किसी के पास 16, इस तरह से सबको बांट दी गई। ये जो है वो अपनी अपनी सीटों पे फोकस। तो इसीलिए मैं चौंका जब 170 की लिस्ट आई। मुझे लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली में 70 कैंडिडेट नहीं कर पाएगी। ये मेरा अपना आकलन था कि जो हालात थे वो लग रहा था कि नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर अंदर जो काम किया पिछले 3-4 महीने में, जो कैडर कैंप, अपने पुराने रूठे लोगों को मनाना, उनको निकालना, ये कहना, ये कहते रहे होंगे ठीक है अब आपस में से आप में से टिकट दिया जाएगा, ये कारण है कि 70 टिकट दे लेंगे। मुझे तो लग रहा था कि दिल्ली में जो माहौल है, जिसका कांग्रेस टिकट तक कब होता है छोटी पार्टियों का, जब बड़ी पार्टियों का कटता है। अब आम आदमी पार्टी या भाजपा का कट रहा है तो कांग्रेस लोग के ले रही, कांग्रेस से लोग निकल गए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया, आम आदमी पार्टी से निकला, भाजपा ने ले लिया, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं प्लेयर नहीं थी। लेकिन 70 सीटें घोषित करने का जो ये, और टिकट देखने के बाद जब दिल्ली में बात की लोगों से, तो पता ये चला कि ये तमाम लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और एक्टिव कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के जमाने से कार्यकर्ता है। और उनकी इच्छा ही यही थी कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो चलिए टिकट मिल गया। अब जैसा आपने कहा, जब कार्यकर्ता लड़ता है तो दम लगाता है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, अपनों के बीच में जाता है, और कहता है कि हमारा मिशन मूवमेंट है, जीते हैं हारे, लेकिन आप अपनी पार्टी के साथ आइए, और वो असर भी करता है। अनुराधा जी, क्योंकि 2008 का चुनाव जो था उसमें गोकुलपुर सीट निकाली थी बीएसपी ने, और एक और जो सीट निकाली थी वो निकाली थी बदरपुर की। राम सिंह नेताजी वहां चुनाव जीते थे। वो अब भाजपा जो में चले गए, आम आदमी में गए, फिर भाजपा में गए। कई सारे नेता जो बीएसपी के टिकट पर लड़े 2008 का चुनाव, वो आज की तारीख में विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें शरद चौहान नरेला के विधायक हैं, संदीप जिसमें है, राजेश यादव बादली से विधायक हैं। तो ये तमाम वो बीएसपी के चेहरे वो हैं जो महिला है, वो विधायक जो लड़ रही है, वो भी बसपा की जिनकी पार्षद थी राजनीति अभी। बीएसपी से शुरू हुई और बीएसपी ने उन्हें नेता बनाया। आज की तारीख में वो दूसरी पार्टियों में है और वहां से विधायक बने हुए हैं। अब बीएसपी ने 70 की 70 सीट पर अपने कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिए। चुनाव में कहाँ हमें मायावती नजर आने वाली है? क्या वो कैंपेन करती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको कि दिल्ली के मैदान में उतरेंगी मायावती, या सब कुछ जो है आनंद के भरोसे है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मायावती दिल्ली में कई रैलियां करेंगी। ये हो सकता है कि चूंकि दिल्ली कल चली गई हैं, जैसे हमेशा दिल्ली में एक रैली करती थी, तो उस तरह से कोई रैली वो दिल्ली में करें, लेकिन मुझे उसमें भी शंका है। मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में मायावती रैली करेंगे, लेकिन आकाश आनंद की रैलियों की संख्या बढ़ सकती है। तो कार्यकर्ता कैंडिडेट है आकाश आनंद, अगर इस वक्त आकाश का एक ग्लैमर एक है, बहुजन युवाओं में आकाश पसंद किए जा रहे हैं। उनका तरीका भी राहुल गांधी टाइप का है, लोगों को गोद में उठा लेना, महिलाओं के गले लग जाना, पैर छू लेना, और इस तरह की चीजें वो करते हैं। तो वो लोकप्रिय तो है अपने समाज में। बहुजन समाज का वोटर अगर वो अपने बीच में अपने नेता को पाता है, मैं अनुराधा जी बताऊं, एक दिन नीरज जी भी इस वाक्य को रिपीट कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत कवर किया। मायावती जब उड़ जाती हैं तो उनके हेलीकॉप्टर की धूल सारी मिलक की महिलाएं अपने माथे में लगाती हैं। तो आप इनसे इससे उसकी आस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन नेता गया कौन आया, उससे उस कमिटेड वोटर पे असर नहीं पड़ता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो लुभावने वादे किए थे, वो सारी चीजें हुई थी, लेकिन अब अगर आप देखिए तो केजरीवाल ने दलितों से जुड़े हुए इश्यूज पे
वो नहीं किया। जैसे आप केजरीवाल पे ये आरोप है कि केजरीवाल ने गटर पे मरते हुए लोगों को एक जो इक्विपमेंट है वो नहीं मुहैया कराए, एक बड़ा आरोप है। और ये साफ साफ भी है, साबित भी, अभी कुछ दिन पहले इस तरह की घटना घटी। तो ये सारी चीजें, अब वो 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में जिस तरह से घेराबंदी हुई, तो वो जब लौटेगा तो भाजपा में नहीं जाएगा, वो अपने घर लौटेगा। और यही मायावती ने को लगता है कि हम अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को टिकट देके अपने साथ वापस ला सकते हैं। और वो जो एक वोट का प्रतिशत है कि 6% हर राज्य में, 4 राज्य में कम से कम होना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के बचाने के लिए, हम 6 तक पहुंचने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहला जो टारगेट है वो 6% वोट को पाना है। अनुराधा जी, लेकिन उसमें एक बात ये मुझे आप समझाइए कि बीएसपी का अस्तित्व कहाँ बचा है, क्योंकि जो बड़ी बेसिक सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो इतना प्रचंड बहुमत लाती है, उसने उस प्रचंड बहुमत को लाने के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली कर दी, ठीक है। और ये तो बात है कि जो गरीब तबका है उसे 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, उसे उससे फायदा हो रहा है। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, महिलाओं का किराया नहीं लग रहा है, उससे उन्हें बजट में फायदा हो रहा है। तो कुछ जो चीजें आज तो हैं छात्रों के लिए भी फ्री कर दिए, जिन्हें रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं, या आज जिन्हें तो ये छात्रों कहते के लिए भी हैं फ्री कर दिए। छात्रों के लिए उन्होंने कहा कि अगर सरकार में आएंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस का किराया माफ कर देंगे, फ्री कर देंगे। और मेट्रो के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि स्टूडेंट्स को 50% का कंसेशन मिलना चाहिए। तो जो बात हम करते हैं, चाहे गरीबों की बात कर ले, दलितों की बात कर ले, पिछड़ों की बात कर ले, माइनॉरिटीज की बात कर ले, लेकिन इन सब आप अलग अलग कैटेगरीज में जो बटे हुए समाज के लोग हैं, उनकी जब मूल समस्याओं पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई एक कॉमन समस्या निकल कर आती है। और दिल्ली की आप जानते हैं क्या स्थिति है। ऐसे में उनको जो फिनेंशियली हेल्प अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं के जरिए, उसमें कहाँ अस्तित्व बचता है फिर बीएसपी का। वो जो आपने कहा कि 0.25% भी वोट नहीं बचा बीएसपी का, ये उस बात का सबूत है। देखिए ऐसा है अनुराग जी, मैंने जैसे आपसे कहा कि 10 साल हो गए, 2 सरकारें अरविंद केजरीवाल की हुई। जैसे मुस्लिम आंख बंद करके केजरीवाल को वोट करता था, आंख बंद करके, लेकिन 200 यूनिट बिजली एक तरफ और दिल्ली के दंगे एक तरफ, ये एक इतनी बड़ी दिक्कत है कि जिसको मतलब फिर आप जब आप ग्राउंड पे उतरिए तब होता क्या है। आपसे बात अनुराधा जी उतने खुल के आदमी नहीं करेगा जो मुझसे करेगा, क्योंकि मैं बैठ के चाय पीऊंगा घर में, सलाम वालेकुम कहूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो जो बातें निकल के आती हैं बहुत खुश नहीं। और इसका आपने नतीजा अभी नगर निगम चुनाव में देखा होगा। नगर निगम चुनाव में मुस्लिम सीटें सब कांग्रेस जीत गई। और ये एक रिएक्शन था उसी दिल्ली दंगे का, चूंकि अरविंद केजरीवाल का उसमें वो रोल नहीं था। इसी तरह आकाश आनंद ने अपनी 3 सभाओं में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा, तो इसी मुद्दों पे घेरा कि 200 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दी और हमको रोजगार नहीं मिला, हमारी आपने कहा था नौकरियां देंगे, कोटा नहीं भरा जा रहा है, रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है। और दलितों को मैं पिछले 30-40 सालों में जो मैंने देखा है, दलितों का एक वर्ग जिसे जाटो कहते हैं, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का रिजर्वेशन, काशीराम का मूवमेंट, मायावती का गवर्नेंस, ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं दूसरे वादों के मुकाबले में। वादे नहीं, उनके साथ अगर आप सोने का अगर उनको आप कौर भी खिलाएं, हमारे पूर्व में कहा जाता है, तब भी उनके लिए वो मूवमेंट और मिशन और रिजर्वेशन और बाबा साहब और उनका अपमान और ये मुद्दे उनके ऊपर भारी पड़ते हैं। अनुराधा हाँ, ठीक है, तो ये मैं इसी मुद्दे पे बात करती हूँ कि ये मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। आपने देखा कि उनकी लोकसभा की कैंपेनिंग में लगातार आपको संविधान नजर आया, बाबा साहब का जिक्र नजर आया, और उन्होंने वक्त वक्त पर ये बात उठाई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कराएंगे। दलितों की, पिछड़ों की राजनीति में कहा जाता है कि मायावती का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन राहुल गांधी ने जो अपना स्टैंड चेंज किया, जिस तरीके से वो संविधान का मुद्दा उठाते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहे, बीजेपी पर अटैक करते रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ये चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी की बात लोग सुन रहे हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी यही बात दिल्ली में भी कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल है मेरा, तो जब राहुल गांधी दलितों की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कहाँ जाएगा मायावती का वोट बैंक? पहले तो दलितों के बारे में एक चीज ये समझ लिया कि सब दलित दलित नहीं होते। कोटा विद इन कोटा जो है वो तेलंगाना सरकार ने लागू कर दिया अपने यहाँ।
और इसको दलितों का वो समूह जो दिल्ली में रहता है वो उसका बहुत बड़ा विरोधी है। आप दलितों को जैसे आप मानिए कोरी को भी आप उसी प्लेटफॉर्म पे रखिए, पासी को भी रखिए, खटिक को भी रखिए, वाल्मीकि को भी रखिए और जाटों को भी रखिए, नहीं चलेगा। जाटों बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, कभी आप ट्विटर पे ऐसी घूमती चली जाइए और कुछ दलितों के पोस्ट उठा लीजिए या उनके एक्स के लिखी गई उठा लीजिए। सबसे पहले अगर राहुल गांधी के हाथ में संविधान होता है और प्रेमबल नहीं पढ़ते हैं, वहां आज तक भारत के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। इंडिया भारत, भारत इंडिया लिखा हुआ। राहुल गांधी हमेशा हिंदुस्तान कहते हैं, भारत या इंडिया कहते ही नहीं। ये ऐसी पकड़ी छोटी छोटी चीजें पकड़ता है वो तबका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और कोटा विद इन कोटा उनके लिए बहुत मायने रखता है और उसको आपकी सरकार ने तेलंगाना में लागू करने की बात कर दी, जो इनकी राहुल गांधी की सरकार है। कर्नाटका में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे दिल्ली में ये नहीं कि आप वहां कुछ कीजिए यहाँ कुछ कीजिए, ये कम्युनिटी बहुत कनेक्टेड है। अगर रोहित वेमुला का भी मामला होता है तो मामला होता है वहां पे चेन्नई में और असर उसका आप दिल्ली में देखती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है इसमें आप कुछ बदलाव देखेंगे और कम से कम बस बसपा के नजरिए से मैं कह सकता हूँ बसपा 5% से नीचे जाती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है और 5% का दुगना तो आज के टिकट से ही दिखाई दे रही है। वो नुकसान किसका होगा, हारेगा कौन, जीतेगा कौन, ये एक अलग कहानी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से अगर चश्मे से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट वितरण ने उनकी इस स्ट्रेटजी, इस पॉलिसी को खोल दिया है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अगर बीएसपी वाकई अपना वोट परसेंट बढ़ाने के लिए मैदान में उतरी है तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि मायावती का हेलीकॉप्टर उड़ता था तो जो धूल उड़ती थी वो महिलाएं अपने माथे के लगा लेती थी, तो जो पॉपुलैरिटी मायावती की है वो तो अचीव करने में अभी आकाश आनंद को बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, युवाओं के बीच वो अब चेहरा बनते जा रहे हैं, उन्हें लोग पहचानने लग गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आकाश आनंद को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता है, नहीं समझता है। खासकर वो तबका जो सोशल मीडिया पर उतना सक्रिय नहीं है या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन मायावती को लोग पहचानते हैं, मायावती को लोग जानते हैं। मायावती लगातार देश की राजनीति में सक्रिय नेता के तौर पर दिखाई दी, उन्होंने लगातार दलितों का मुद्दा उठाया, उनके हक की बात की। तो अगर दिल्ली में वाकई बीएसपी चाहती है कि वो अपना वोट परसेंट बढ़ाए तो उसके लिए तो मायावती को मैदान में उतरने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मायावती चूंकि निष्क्रिय हैं, बहुत दिनों से निष्क्रिय हैं। अब उसके पीछे का कारण तो मायावती बता सकती हैं या मायावती के लोग बता सकते हैं, लेकिन उस निष्क्रियता में अगर आकाश के रूप में एक व्यक्ति उनके परिवार का, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये मायावती के उत्तराधिकारी हैं, अगर वो बीच में होता है तो उसका फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली में उनको कितना इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अगर वो बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे तो मायावती को पूरी तरह से एक्टिव हो जाना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। तो मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मायावती को पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। अपनी भी 4 रैलियां दिल्ली के 4 कोने पे लगा दें, आकाश आनंद की भी 14-15 रैलियां लगा दें, तब अरविंद केजरीवाल को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से, जैसे अब देखें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को शिवसेना ने कह दिया बी टीम है, कांग्रेस को अब दूसरे लोग कहने लगे कि दिल्ली में कि वो तो, बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये राजनीतिक एक नारे होते हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से राजनीति करती है और बहुजन समाज पार्टी तो इसमें हमेशा से बहुत आगे रही है कि उसको अपना फायदा दिखाई देना चाहिए, वो फायदा किसी भी रूप में चाहे हो। अनुराधा सही जी, चलिए बीएसपी तो काफी बात हो गई बहुजन समाज पार्टी पर, उनके कैंडिडेट्स को लेकर। दिल्ली के चुनाव को लेकर आपकी क्या एनालिसिस है? मुझे दिल्ली के चुनाव में इस बार जिसकी सबकी जो एनालिसिस है मेरी है, जैसे पिछली बार कांग्रेस का सिर्फ वोट थोड़ा सा बढ़ा था और 8 सीटों का नुकसान हो गया था। तो अगर कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है, संदीप जिस से लेके दिल्ली कांग्रेस का हर व्यक्ति, अब तो राहुल गांधी भी हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पे, और जैसे मुस्तफाबाद से लेके ओखला तक जहां पे भी मुस्लिम कम्युनिटी के वोट ज्यादा है, उसका नगर निगम का अगर आप डेटा निकालिएगा तो देखिएगा कि आम आदमी पार्टी को अगर नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से लाती नगर निगम, लेकिन वो मुसलमानों का वोट निकल गया। इमामों का सड़क पे प्रदर्शन करना कि साहब हमारी तनख्वाह नहीं मिली, और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम सब पुजारियों को देंगे, देश में सब इमाम को देते हैं, आप बताइए कहीं देश में कोई पुजारी को देता है? हम दे रहे हैं।
ये सारी चीजें, वो एक तबके को देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है अनुराधा जी। अगर आप एक तबके को खुश करना चाहते हैं तो दूसरा तबका ऑटोमेटिकली उस चीज को महसूस करके नाराज होता है। एक तरफ सड़क पे है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम पुजारी को भी देंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को डे बाई डे जैसे जैसे दिन गुजर रहा है टफ होता जा रहा है, क्योंकि घेराबंदी बड़ी हो गई है। ममता बनर्जी बंगाल से अगर कुछ कहती है, मुझे लगता है उसका दिल्ली में कोई असर नहीं है। अखिलेश यादव यूपी से अगर कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तो किसके वोट पे कह रहे हैं? पीडीए के वोट पे कह रहे हैं। पीडीए के वोट पे अरविंद केजरीवाल को अपील आप कर रहे हैं। पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहा है केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, केजरीवाल हमारे लिए बोल नहीं रहे। मुसलमान कह रहा है दंगे में हमारा साथ नहीं दिया, तमाम मुद्दों में हमारा साथ नहीं दिया, सीए एनआरसी में हमारा साथ नहीं दिया। ये मुसलमानों की एक आवाज निकलने लगी। शिरुकास कह रहा है कि आप जो बाबा साहब के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पे क्या कहते हैं, जो हमारा सफाई कर्मी गटर में मर रहा है उसके मुद्दों पे आपने कोई कुछ ऐसा नहीं किया जो दिखाई दे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और दूसरे लोग अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही घेरने पे लगे। खतरा बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी पर। और ये खतरा इस वजह से बढ़ रहा है कि कांग्रेस ने दम ज्यादा लगा दिया, या आप मान रहे हैं कि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है? देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो थी, लेकिन कांग्रेस का ताकत लगा देना और कैंडिडेट अच्छे देना, मतलब आप सोचिए कि मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हल्के फुल्के कैंडिडेट नहीं है। जैसे अभी ओखला में देखिए, आसिफ मोहम्मद खान की बेटी को टिकट दे दिया। आसिफ के साथ वो बातें नहीं थी, अब बेटी भी है, महिला भी है, पार्षद भी है, तो मजबूत हो गई वो वहां पे। इसी तरह से जैसे अलका लांबा को टिकट दिया तो कैंडिडेट अच्छा है। संदीप दीक्षित है, कैंडिडेट अच्छा है। तो मुझे लगता है, और उसके बाद राहुल गांधी का खुल के अरविंद केजरीवाल पे हमला करना और अरविंद केजरीवाल को उसको रिएक्ट करना, जवाब देना, और उसके साथ साथ अब राहुल अगर बोल रहे हैं तो खड़गे तो खामोश नहीं रहेंगे, प्रियंका तो खामोश नहीं रहेंगी। तो आने वाले कल में हम प्रियंका, खड़गे समेत तमाम दूसरे नेताओं को भी बोलता हुआ देखेंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन उसमें आग, जैसे पेट्रोल तो है, पेट्रोल में आग देने का काम कांग्रेस कर रही है। और दूसरी तरफ आकाश आनंद मैदान में 3 रैलियां कर चुके हैं, आगे उनकी रैलियां और भी हो सकती हैं, और वो मुद्दों पे ही टू द पॉइंट भाषण हो रहे हैं। उसमें उनके भाषण में न शीश महल है और ना ही प्रधानमंत्री आवास है। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, बीएसपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सही जी से लंबी बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया सही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।